अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑर्डर 7 रूल 11 और ऑर्डर 7 रूल 10 जो है ना, ये CPC का जो है ना, ये हम डिस्कस करेंगे, रिटर्न एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर 7 रूल 1 जो है ना, वो हमें पर्टिकुलर्स के बारे में बताता है। मैं आपको चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना, वो कुछ पहले थोड़े से रूल्स बता देता हूँ। उसके बाद हम रिटर्न एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट देखेंगे और फिर हम एक जो है एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो ऑर्डर 7 रूल 1 जो है ना, वो कहता है कि इसमें बताता है कि क्या क्या ना प्लेंट में आना चाहिए। नेम ऑफ द कोर्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिव और डिफेंडेंट की डिस्क्रिप्शन, सारा कुछ। कॉज ऑफ एक्शन आना चाहिए, कोर्ट जो है ना फैक्ट्स आने चाहिए। सबसे पहले फैक्ट्स आएंगे, फिर कॉज ऑफ एक्शन आएगा, उसके बाद जुरिस्डिक्शन आएगा, हमने देखा। फिर उसके बाद ये रिलीफ क्लेम किया था हमने, और उसके बाद कोर्ट फीस, सब्जेक्ट मैटर, ये सारा कुछ जो है ना, ये हमें ऑर्डर 7 रूल 1 बताता है कि प्लेंट में क्या क्या आना चाहिए। उसके बाद है जी, वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है कोई, तो उसकी जो है ना सारी डिस्क्रिप्शन जो है ना प्रॉपर्टी की, वो हमें मेंशन करनी पड़ेंगी। उसका खेवट, खाता, खतूनी, अगर कोई अर्बन एरिया में है उसका ब्लॉक, सेक्टर वगैरह, ताकि कोर्ट को पता चले कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका डिस्प्यूट जो है ना वो ये लेके अदालत में आए हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमें देखना है कि ग्राउंड ऑफ एग्जाम्पशन, कि अगर हमें लिमिटेशन पीरियड जो है ना, अगर हमें चाहिए, लिमिटेशन पीरियड के अंदर अगर हमने केस फाइल नहीं किया तो हमें वजह बतानी पड़ेगी कोर्ट को कि हमने क्यों लिमिटेशन पीरियड के अंदर जो है ना नहीं, हम केस नहीं फाइल कर सके। तो हमें वो ग्राउंड्स बताने पड़ेंगे, ग्राउंड्स ऑफ एग्जाम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन, कि हमें एग्जाम्प्ट किया जाए लिमिटेशन पीरियड से। ठीक है, उसके बाद 7 जो बताता है कि रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड। जो भी रिलीफ है ना, वो स्पेसिफिकली हम रिलीफ स्पेसिफिकली मेंशन करें, लेकिन वो जो है ना, वो हमें मेंशन नहीं करने चाहिए। जो कोर्ट ने हमें रिलीफ देने हैं तो वो उनको हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम खुद चाहते हैं मेंशन करना, तो वो जो है ना, हमें जो है वो हम मेंशन करेंगे। सारे रिलीफ हमें मेंशन करने पड़ेंगे ताकि कोर्ट को पता चले कि किस मकसद के लिए अदालत में आए, क्या रिलीफ चाहिए इनको। तो ये सारा कुछ जो है ना हमें अपने प्लेंट में लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है अब हम देखते हैं रिटर्न ऑफ प्लेंट। ये जो है ना सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये सारे एग्ज़ाम्स में आता है। रिटर्न ऑफ प्लेंट का जो है ना ये टॉपिक जो है ना, सारे एग्ज़ाम LLB हो, लॉ गैट हो, ये जुडिशरी के जितने भी एग्ज़ाम है ना, उसमें रिटर्न एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है ना, इनमें से मोस्टली ये क्वेश्चन लाजमी आता है। तो इसलिए जो है ना इसको आपने लाजमी देखना है। अब रिटर्न ऑफ प्लेंट कहता है कि द प्लेंट शैल एट एनी स्टेज ऑफ द सूट बी रिटर्न टू बी प्रेजेंटेड टू ए कोर्ट इन विच द सूट शुड बी इंस्टीट्यूटेड। अब जब भी कोर्ट जो है ना इंस्टीट्यूट के हम करेंगे, कोई भी सूट करेंगे केस में, कोई भी हम केस जो है ना अदालत में फ़ाइल करेंगे, तो वो जुरिस्डिक्शन पे जो है ना उसका जो है ना वो रिटर्न हो जाएगा, जुरिस्डिक्शन के मैटर पे वो रिटर्न हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है और पेकेंडरी जुरिस्डिक्शन होती है। दो तरह की जुरिस्डिक्शन होती हैं। अब एक केस है, प्रॉपर्टी है जो वो इस्लामाबाद में, और आप केस फाइल कर रहे हैं लाहौर में कि मेरा फ़लाने सेक्टर इस्लामाबाद, फ़लाने सेक्टर में मेरी प्रॉपर्टी है। तो आप लाहौर में अदालत में चले जाते हैं, लाहौर की अदालत में चले जाते हैं और कहते हैं जी मुझे उस प्रॉपर्टी का रिलीफ क्लेम करना है मैंने, तो मुझे उसका ना रिलीफ दिया जाए। तो अदालत है कि मेरे पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, मैं तो लाहौर में बैठा हुआ हूँ, इस्लामाबाद की कोर्ट में जाओ, पिंडी की कोर्ट में जाओ, जहाँ भी आपकी प्रॉपर्टी है, तो उधर जो है ना टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है ना ये मेरी नहीं है, तो इसलिए जो है ना वो केस रिटर्न हो जाएगा। दूसरा है जी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। अब पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ये होती है कि जब भी जो है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में होता है कि एक मिसाल के तौर पे आपकी प्रॉपर्टी है 2 करोड़ की और कोर्ट की जो है ना पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है तकरीबन 50 लाख की, तो कोर्ट कहेगी पे तो 50 लाख की जुरिस्डिक्शन है, मैं 2 करोड़ का केस तो सुन ही नहीं सकती। कोर्ट ने यह कहना है मेरे पास पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो ये टेरिटोरियल और पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन दोनों मिला के जो है ना फिर ये रिटर्न कर देंगी प्लेंट को। ठीक है,
अब प्रोसीजर इसका सब सेक्शन 2 बताया जाता है जी, प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग प्लेंट। जब जो है ना ऑन रिटर्निंग अ प्लेंट द जज शेल इंडोर्स देयर ऑन द डेट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन एंड रिटर्न द नेम ऑफ द पार्टीज एंड ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीज़न ऑफ रिटर्निंग इट। कोर्ट विल मेंशन ऑल दीज डिटेल्स, सारी ये डिटेल्स जो है ना कोर्ट मेंशन करेगी। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा रिटर्न कब होती है। जब भी जुरिस्डिक्शन नहीं होगी, टेरिटोरियल और पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन नहीं होगी कोर्ट की, तो फिर जो है ना ये प्लेंट रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद जो है अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हम देखते हैं कि प्लेंट रिजेक्ट कब होती है। अब लॉ कहता है कि दी प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन। कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं कोई प्लेंट में लिखा हुआ कि किस वजह से हमें बनाया दावा नहीं हम नहीं कर रहे, कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, कोई कॉज ऑफ एक्शन रोज़ ही नहीं हुआ, तो किस वजह से हम फिर प्लेंट में लिखेंगे, तो प्लेंट वो रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरा है जी वेयर द रिलीफ क्लेम इज अंडर वैल्यूड। अब देखिए लोग इस तरह करते हैं, प्रॉपर्टी को टैक्स बचाने के लिए ना प्रॉपर्टी का वो अंडर वैल्यू लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज़ की जो 1 लाख फीस है एंड यू मेंशन 50,000, ठीक है, तो फिर कोर्ट कहेगी भाई इसलिए तो अंडर वैल्यू है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। कोई भी आप अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी की जो है अंडर वैल्यू लिखेंगे ना टैक्स बचाने के लिए, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी। वे द रिलीफ क्लेम्ड इज़ प्रॉपर्ली वैल्यूड बट द प्लेंट इज़ रिटर्न सफिशिएंट स्टैम्प। मिसाल के तौर पे 1 लाख पर 7.5% है और 2 लाख पर 15% है कोर्ट फीस, यानी कि 15,000 जो है ना 2 लाख पे, उसके बाद चाहे 2 अरब का या 10 अरब का केस है तो वो 15,000 ही कोर्ट फीस होगी। ठीक है, कोर्ट फीस नहीं दी हुई, इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है, तो कोर्ट फीस नहीं दी हुई। तो अब ये अक्सर ये भी आप नोट करें, अगर कोई आपको वकील कहता है कि 50,000 कोर्ट फीस लगेगी भाई इस पे केस पे, तो 60,000 लगेगी, तो आप उसको कह दें कि 15% से ज़्यादा तो कोर्ट फीस है ही नहीं, 15,000 से ज़्यादा तो कोर्ट फीस है ही नहीं, चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा केस है, तो 15,000 से ज़्यादा कोर्ट फीस नहीं होगी। दूसरा आखिरी फिर जो इसका पॉइंट है कि वो है बार्ड बाय एनी लॉ। अगर कोई लॉ प्रोहिबिट कर देता है केस को फाइल करने से, तो फिर भी जो है वो नहीं होगा। मतलब मिसाल के तौर पे आप फैमिली लॉ जो है वो सिविल कोर्ट में फाइल नहीं किया जा सकता, वो फैमिली में ही होगा, तो लॉ ने प्रोहिबिट कर दिया है, तो ये बार्ड बाय एनी लॉ है। ठीक है, अब इसमें पहला था कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, अंडर वैल्यूड है, वैल्यू कम शो की हुई है उसने, कोर्ट फीस नहीं दी हुई, कोर्ट फीस नहीं लगाई हुई उसने, और बार्ड बाय एनी लॉ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के साथ आएंगी। इसकी वजह से ना प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। तो उसके बाद जो है ना हम ये सारा कुछ करके वेयर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज नॉट प्रिक्लूड प्रेजेंटेशन ऑन फ्रेश प्लेंट, जब सारी चीज़ें हम रिमूव कर देंगे तो फिर हम जो है ना सारा कुछ फेक नया फ्रेश प्लेंट जो है ना वो दायर कर सकते हैं। ये नहीं कि हम एक बार डिसमिस हो गया तो आप कर ही नहीं सकते, आप ये सारी चीज़ें रिमूव करें, कॉज ऑफ एक्शन लाएँ, अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी उसको प्रॉपर वैल्यू में लिखें, और डेफिशिएंट कोर्ट फीस के बजाय जो है आप सही कोर्ट फीस लिखें और सही अदालत में लेके जाएं, तो फिर वो आप दोबारा से जो है ना उस केस को फाइल कर सकते हैं। सारी डेफिशिएंसीज को रिमूव करेंगे तो आप डायरेक्ट सूट फाइल कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है ना डिसमिसल, रिजेक्शन एंड विड्रॉल रेफरेंस। डिसमिसल ऑफ सूट जो है ना आफ्टर ट्रायल होता है, ये जब फाइनल डिटर्मिनेशन हो जाती है ना कंट्रोवर्सीज बिटवीन पार्टीज, द ट्रायल कोर्ट डिसमिस द सूट आफ्टर होल्डिंग इंक्वायरी एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस और डिसमिस करने के बाद जो है ना सूट का कर देते हैं, उसको कहते हैं डिसमिस हो गया। ठीक है, और विदड्रॉल का मतलब रिजेक्शन हमने पढ़ लिया है, और विदड्रॉल का मतलब ये होता है कि जब भी जो है ना हम केस अपना वापस ले लेते हैं ना, तो उसको कहेंगे विदड्रॉल, हमने केस अपना वापस ले लिया है, तो वो केस ख़त्म हो जाएगा फिर। तो इसको ये हम कहते हैं डिसमिसल, रिजेक्शन एंड विदड्रॉल डिफरेंस ये होता है। ठीक है, कोर्ट का नजर 4 ग्राउंड पे रिजेक्शन का हमने देखा था, ये 4 ग्राउंड्स पे रिजेक्ट होता है। डिसमिसल, जब वो डिसमिस हो जाएगा सारे, कोर्ट डिसमिस द सूट आफ्टर होल्डिंग इंक्वायरी और रिकॉर्डिंग एविडेंस के बाद जो है ना कोर्ट को वो डिसमिस कर देगा, और विदड्रॉल जो है ना हम केस को वापस ले लेंगे। अब हम रूल 7 ऑर्डर 7 रूल 11 की जो है CPC की रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है ना वो देखते हैं कि ये किस तरह से फाइल की जाती है। ऊपर सबसे पहले कोर्ट का नाम आएगा, इन री हम लिखेंगे, फिर ABC है, इन रिगार्ड, इन री से बनता है इन रिगार्ड, और ABC वर्सेस ये जो है XYC, ये प्लेंटिफ था, डिफेंडेंट था। तो इसके बाद हमने ये लिखना है एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट नंबर 1 ऑर्डर 7 रूल 11 CPC फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अब सबसे पहले हमने लिखना है
title suit is pending adjudication before the learned court, that the plaintiff respondent filed title suit for specific performance on the grounds the property, ये नंबर है उसका प्रॉपर्टी का, तो DHA was purchased by the plaintiff respondent from the appellant defendant number 1। तो ये हम सारा फैक्ट लिखेंगे प्रॉपर्टी के बारे में जो भी था। उसके बाद लिखेंगे that through instant application the applicant humbly seeks the indulgence of the learned court for rejection of the plaint inter alia on the following grounds। इन फॉलोइंग ग्राउंड्स की वजह से जो है ना हम रिजेक्शन चाहते हैं प्लेंट की, कि कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ व्हाटसोएवर बिटवीन द डिफेंडेंट एंड एप्लीकेंट। उसके बाद जो है ना कोर्ट फीस नहीं जो है वो प्रॉपरली नहीं लगाई गई और बार्ड बाय एनी लॉ है, तो इसलिए जो है ना ये रिजेक्टेड किया जाए, इसको रिजेक्ट किया जाए, लायबल टू रिजेक्टेड है, इसको रिजेक्ट करना चाहिए। उसके बाद प्रेयर क्लॉज में आता है इन ऑफर मैंशन सर्कमस्टांसेज हम्बली प्रेयर दैट द एप्लीकेंट इन हैंड may kindly be accepted and plaint may graciously be rejected for lack of disclosing the cause of action in it same in the interest of justice and fair play। कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, इसलिए जो है ना जस्टिस को फेयर प्ले करने के लिए ना कानून की बालादस्ती के लिए इसको रिजेक्ट कर दिया जाए इस प्लेंट को, क्योंकि इसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है और कोर्ट फीस भी नहीं लगाई गई और इसमें जो है ना कोई एग्रीमेंट भी नहीं था, बार्ड बाय एनी लॉ भी था। ठीक है, तो इसकी वजह से ना जो है ये सारी कोर्ट जो वो हम प्रेयर क्लॉज में प्रेयर लिखेंगे, सारा क्लेम रिलीव करेंगे कि जो है इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो फिर कोर्ट देखेगी सारा कुछ, अगर रिजेक्शन बनती है तो कोर्ट फिर इसको रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, ये था ऑर्डर 7 रूल 10 और ऑर्डर 7 रूल 11 रिटर्न एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने देखा पर्टिकुलर्स क्या क्या होने चाहिए प्लेंट के, फिर सब्जेक्ट मैटर की हमने कुछ सारी चीज़ें लिखनी है, क्या क्या चीज़ें हमने सब्जेक्ट मैटर में पूरी प्रॉपर्टी की सारी डिटेल आएगी। अगर एग्जाम्पशन चाहते हैं तो एग्जाम्पशन क्यों चाहते हैं वो हम सारे ग्राउंड्स लिखेंगे, और स्पेसिफिकली जो हमने रिलीफ चाहते हैं वो रिलीफ लिखेंगे, जो वो नहीं लिखेंगे जो कोर्ट ने देने हैं, वो हमने लिखेंगे जो हम खुद चाहते हैं तो वो लिखेंगे। उसके बाद रिटर्न ऑफ प्लेंट कब रिटर्न होती है, जब टेरिटोरियल पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं होंगी। अगर कोई इस्लाम लाहौर और सिटीज़ का डिफरेंट है, वो पेक्यूनरी जब उसके कोर्ट की जो है ना वो इस हद तक वो नहीं केस सुन सकती, कोर्ट की पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन 50 लाख की केस आप जो लेके 10 करोड़ का ले जाते हैं तो फिर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। उसके बाद फिर हमने रिजेक्शन ऑफ प्लेंट देखा था, जबकि कॉज ऑफ एक्शन नहीं है कोई, अगर अंडर वैल्यूड है प्रॉपर्टी और जो है ना कोर्ट फीस नहीं लगाई हुई, बार्ड बाय एनी लॉ है, तो ये जो है ना लॉ ने जो है ना बार्ड बाय एनी लॉ ने रुकावट डाल दी है, किसी किस्म की भी रुकावट हो सकती है वो, तो बार्ड बाय एनी लॉ जो है तब भी जो है ना वो तब भी रिजेक्शन हो जाएगी प्लेंट। और उसके बाद फिर हमने सारा कुछ रिमूव कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर हम नई प्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट किस तरह से हम फाइल करने हैं। सबसे पहले हम इन री लिखेंगे, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का नाम लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, तो उसके बाद फिर हम ये लिखेंगे कि सारे जो है ना ये प्रॉपर्टी की डिटेल है, तो हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ इस किस्म का, कोई देख लो देयर नो एग्रीमेंट टू सेल व्हाटसोएवर वाज एवर एग्जीक्यूटेड बिटवीन द एप्लीकेंट डिफेंडेंट नंबर 1 एंड द प्लेंटिफ नॉट अप्रीहेंड रिक्वेस्टेड कोर्ट फीस नहीं लगाई और बार्ड बाय एनी लॉ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे अब आफ्टर मेंशन जो है ना हम सारा कुछ, उसके बाद लिखेंगे हम कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाए कि कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। ठीक है, कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, तो इसलिए जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसको रिजेक्ट कर दिया जाए इसको। फिर आगे लिखेंगे एप्लीकेंट डिफेंडेंट नंबर थ्रू मोहम्मद वसीम एडवोकेट नाम आ जाएगा, वसीम लॉ एसोसिएट, जो भी आपका जो है ना नीचे आ जाएगा। तो ये सारा रिटर्न एंड रिजेक्शन ऑफ प्लेंट था। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसकी वर्ड डॉक्यूमेंट मैं साथ अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसको फिर पर्टिकुलर्स चेंज करके कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं इस केस को, थोड़ा बहुत और एडिशन करके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।